हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरेज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्सरेज़ क्या होती है, इनका यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सरे का ही आपको एक एपरेटर्स दिख रहा होगा। इसके अंदर क्या होता है कि एक कांच का एक सर्कुलर ट्यूब या फिर जिसे हिंदी में हम कहते हैं कांच का एक गोलाकार ट्यूब होता है। इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम होती है यानी निर्वात होता है, और अगर कोई गैस भी होती है तो वो काफ़ी कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इसमें होती है। और यहाँ पर एक फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और जिससे क्या होता है कि इस फिलामेंट्स में से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इमिट होते रहते हैं। और इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और यहाँ पर एक जोकी लगी होती है जिसको हम आगे पीछे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, जिससे जो करंट होता है वेरी करता है। और यहीं पर एक कॉपर का ब्लॉक लगा होता है, ठीक है, और जिसके सामने एक टारगेटेड वाला मेटल होता है। ये हाई एटॉमिक वेट और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। और ये वाली जो ट्यूब होती है कॉपर की, इसके अंदर पानी भरा होता है। इसको हम हाई वोल्टेज सोर्स से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा एक्सरे का एपरेटर्स होता है। ठीक है, तो एक्सरे का यूज़ क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं कि जो एक्सरे क्या एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, मेडिकल फील्ड में इसका मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि एक्सरे जो होता है उसका पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी हाई होता है। ठीक है, तो पेनिट्रेटिंग पावर इसका हाई होता है जिसके कारण क्या करता है, जो कम डेंसिटी वाले सब्सटेंस होते हैं, कम डेंसिटी जिनका घनत्व कम होता है, जैसे कि हमारी स्किन को ले लें हम, ठीक है, मांस या हमारा रुधिर हो गया, इन सब में से ईजिली क्या होता है, एक्सरे पास हो जाता है। जबकि जो हमारे हाई डेंसिटी वाले सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है या लोहा आदि है, इसमें से वो क्या करता है, हड्डी है, तो इसमें से एक्सरेज क्या होती है, पास नहीं हो पाती है ना, एक्सरेज पास नहीं हो पाती है। तो इसी कारण हम इसका मेडिकल फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी इंसान है, उसके शरीर में कोई कहीं पर गोली धंस गई है या उसके शरीर की कोई सी हड्डी टूट गई है, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस जगह पे गोली एक्चुअल में धंसी है और हड्डी कहाँ से टूटी है। जो एक्सरे है इसको डिस्कवर किया गया था 1895 के अंदर प्रोफेसर WC रॉन्गटन के द्वारा। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्शन जो हमने लिखी है ये हम आपको बता चुके हैं कि इसके अंदर एक ग्लास की गोलाकार वैक्यूम ट्यूब होती है। इन सब चीज़ के बारे में डिस्क्राइब हम पहले ही कर चुके हैं। एक्सरेज़ की वर्किंग क्या होती है इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया है। इसके अंदर मैंने बताया है कि जो फिलामेंट है उसको मैंने क्या किया है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किया है। जैसे ही फिलामेंट क्या होता है, बैटरी से कनेक्टेड है, लो पोटेंशियल पर है, और क्या होता है, जैसे ही हम इसको हिट करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इमिट होने लगते हैं। वो जाकर के किस पे स्ट्राइक करते हैं, टारगेट एटम के ऊपर। ठीक है, और हमारा टारगेट किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो फिलामेंट वाला साइड लो पोटेंशियल पर है और टारगेटेड मेटल वाला साइड हमारा हायर पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है ना, इसके चारों क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, टारगेट एटम पर पहुंचते पहुंचते क्या करते हैं, काफ़ी सारी काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी वो हो जाती है उसकी ईवी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है उनकी, ईवी हो जाती है ना, यानी कि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे फिलामेंट्स में से, टारगेट एटम पर स्ट्राइक करेंगे, उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है जो कि हम लोग ईवी मान लेते हैं। ठीक है, तो टारगेट एटम को जैसे जैसे वो हिट करते जाएंगे तो उसके अंदर क्या होता है, जाते जाएंगे। ठीक है, और एटम के साथ कोलाइड करते जाएंगे। जब ये एटम के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, KE=EV, इतनी एनर्जी है। और टकराने के बाद जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, हम वो कहते हैं कि वो दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो रही है ना। हमारी काइनेटिक एनर्जी दो पार्ट्स में से स्प्लिट हो रही है। इसका में एक पार्ट जो है
है ना, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं मान लेती हूँ कि वो हीट को कन्वर्ट करने में जा रहा है, और जो उसका सेकेंड पार्ट है वो एक्सरेज को क्या करने में जा रहा है, प्रोड्यूस करने में जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन्स के एटम पे स्ट्राइक करने के बाद जो उसके अंदर जनरेट हो रही है, तो फर्स्ट एनर्जी तो हीट जनरेट करने में क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और जब उसकी जो दूसरा जो पार्ट होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो एक्सरेज को प्रोड्यूस करने में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक्सरेज क्या करती हैं, फोटॉन्स को इमिट करती हैं। किसको इमिट करती हैं, फोटॉन्स को इमिट करती हैं। और जो फोटॉन्स होते हैं इनके पास जो एनर्जी होती है वो हमारी होती है प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इसको हम E=h से बताते चाहते हैं। और जो स्ट्राइक करने के बाद ये जो दो पार्ट में स्प्लिट हुई है वो हम बता चुके हैं कि एक तो हीट के लिए हीट जनरेट करने में चली गई है, और दूसरी एनर्जी एक्सरेज को प्रोड्यूस करने में चली गई है। इसके अंदर हम ये जो टारगेट मेटल का यूज़ कर रहे हैं, वो टारगेट जो होता है वो हमारा टंगस्टन मॉलिब्डेनम का बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है और उसका एटॉमिक वेट भी काफ़ी हाई होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज और डिस्क्रिप्शन में आप ये वर्किंग उसकी नोट डाउन कर सकते हैं। देन हमारा एक्सरेज का नेचर। ठीक है, तो जो हमारा एक्सरेज होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। ठीक है, जो कि पार्टिकल एज वेल एज वेव की तरह बिहेव करती है ना। मतलब कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम ये बता सकते हैं, हम क्वांटम के अंदर ये पढ़ते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल भी होते हैं और एज वेल एज वेव की तरह बिहेव करते हैं। उसी प्रकार जो हमारी एक्सरेज होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज भी होती हैं, जो कि पार्टिकल एज वेल एज वेव की तरह बिहेव करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो हमारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होती हैं। इनका पेनिट्रेटिंग पावर है ना, पेनिट्रेट करने का जो पावर होता है वो काफ़ी हाई होता है, या फिर बोल सकते हैं हम ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर पजेस इट। ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 0.1 to 0.5 एंगस्ट्रॉम होती है, और इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो 25 keV से 125 keV होता है। और इसकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो ये हम बता चुके थे कि जो फिलामेंट्स है इसको हम लोअर पोटेंशियल के ऊपर कनेक्ट करते हैं, टारगेट को हम हाई पोटेंशियल के ऊपर कनेक्ट करते हैं। फिलामेंट गर्म होने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो टारगेट एटम पर जाकर के स्ट्राइक करते हैं। तो जो टारगेट एटम पे जाकर स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ एनर्जी इसमें वो गेन करता है। तो मैं मान लेती हूँ इसमें काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर रहा है, जो कि EV है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, एक तो हीट को प्रोड्यूस करने में, दूसरा एक्सरेज को जनरेट करने के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये हम लोग बता चुके। इसी प्रकार हम लोग कंटिन्यूस इस एक्सरेज जो को होता है वो हमारे दो पार्ट टाइप का होता है। एक होता है हमारा कंटिन्यूस एक्सरेज, ठीक है, और एक और हमारा एक्सरे होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो यहाँ पर हमने ओनली कंटिन्यूस एक्सरेज के बारे में स्टडी किया है कि हमने मान लिया कि हम यही डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक टारगेट एटम है, और जो फिलामेंट्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, टारगेट एटम के ऊपर जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो ½mv² है। ठीक है, तो ये ½mv² के साथ टारगेट क्या करते हैं, एटम के ऊपर क्या करते हैं, कोलाइड करेंगे। तो एटम के साथ कोलाइड करेंगे तो या तो वो स्ट्रेट निकल जाए, या फिर टकराने के स्ट्रेट ना निकलते हुए वो ये एनर्जी जनरेट कर ले, है ना। मतलब या तो वो कोलाइड करने के बाद क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट निकल जा रहे हैं, या फिर हम मान लेते कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के साथ कोलाइड नहीं करता है और स्ट्रेट लाइन पर जाना चाहता है, पर न्यूक्लियस के अंदर जो उसका उपस्थित न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, वो उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, जिससे इसका जो पाथ होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है कि न्यूक्लियस क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, जिससे क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये बताया कि इसका पाथ चेंज हो जाता है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है ना, और घटकर ½ mv² से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
ठीक है। घटने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने मान लिया कि वो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर हो जाती है। जब मैंने फर्स्ट बताया कि उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर है, और जो उसके अंदर चेंज आ रहा है वो हाफ ऑफ एम वी में से माइनस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर आ रहा है, जो कि प्लांक कांस्टेंट के इक्वल है। इसकी क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट दे दिया। बट अगर सडनली ये वाला जो फिनोमिना है स्टॉप हो जाए, दैट मीन्स उसकी जो वेलोसिटी वो ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा ओनली बचेगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। और ये वाला जो इंसिडेंट होता है वो मैं मानती हूँ कि म्यू जब मैक्सिमम होता है उस पर होगा, तो एच म्यू मैक्सिमम होगा जब हमारा v इक्वल्स टू 0 जाएगा, और वहाँ पर हमारी एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर हो जाती है। यदि v एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है जो कि हम एक्स रे ट्यूब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं एच म्यू की जगह जब मैं बता चुकी हूँ कि के ई इक्वल टू म्यू, काइनेटिक एनर्जी को मैंने ई वी भी माना था, तो वही मैंने यहाँ पर इक्वेशन पुटअप कर दी। इसको इक्वेशन नंबर मैंने थर्ड दे दिया। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को अगर मैं एक दूसरे के साथ कंपेयर करूँ तो एच म्यू मैक्सिमम इक्वल टू ई म्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास ई म्यू इक्वल टू एच म्यू मैक्सिमम हो जाएगा। और हमें पता है कि जो हमारा म्यू होता है वो सी बाय लैम्बडा होता है ना। म्यू जब मेरा मैक्सिमम होता है तो सी बाय लैम्बडा मेरा क्या होता है, मिनिमम होता है, यानी कि म्यू मैक्सिमम बराबर मेरा सी लैम्बडा मीन होगा। तो यहीं पर मैंने एच और म्यू मैक्सिमम की जगह पे सी बाय लैम्बडा मीन पुट कर दिया है। तो यहाँ से मैं लैम्बडा मीन की वैल्यू निकाल लूँ तो वो मेरी हो जाएगी एच सी अपॉन ई म्यू। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड सॉल्व वेवलेंथ हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक इसका ग्राफ भी बनाया है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कि ये हमारा वेवलेंथ है, इधर हमारी इंटेंसिटी है। जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी के अंदर चेंजेस आ रहा है वैसे वैसे कुछ ना कुछ चेंजेस हमको उसकी वेवलेंथ में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये टॉपिक या मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये मेरा टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिया था, एक्सरेज। वैसे काफ़ी उसमें ये पूछा गया है, और अगर आप इतना भी एग्ज़ाम के अंदर इसको लिख कर आते हो तो आप काफ़ी 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आप 5 मार्क्स पूरे गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग मी।